वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया, जहां सरकार ने बजट की तारीफ की। वहीं समाज सेवी और उद्योगपति बोधराज सीकरी ने कहा कि कई सालों के बाद किसी सरकार ने ऐतिहासिक बजट पेश किया। आम आदमी और विशेष आदमी सबके लिए इस बजट में विशेष प्रावधान है, चाहे वो गृहिणी हो या किसान, हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया है। हर वर्ष अतिरिक्त बोध टैक्स के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से आम आदमी पर इसकी मार पड़ती है। इस बार सरकार ने टैक्स को छुआ तक नहीं है। और क्या कुछ कहा समाज सेवी बोधराज सीकरी ने, सुनिए। प्रामा फेसी मेरी प्रतिक्रिया बड़ी साधारण है। बहुत वर्षों के बाद किसी सरकार ने, किसी वित्त मंत्री ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। वजह यह है, आम आदमी और विशेष आदमी सबके लिए इस बजट के अंदर कुछ ना कुछ प्रावधान है। अब आपका अगला प्रश्न आएगा कि क्या प्रावधान है। चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो एक दुकानदार हो, प्रायः हर वर्ष कुछ ना कुछ अतिरिक्त बोझ टैक्स के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से आम आदमी पर पड़ता है। इस बारी उन्होंने टैक्स को छुआ तक भी नहीं है, उसके बावजूद भी दिल भर के दिया है। अब प्रश्न उठता है कि क्या दिया है। इस समय देश जूझ रहा है आंतरिक और बाहरी दोनों दुश्मनों से, और देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। तो जो फोकस इस बारी वित्त मंत्री ने सुरक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए, 3 सा है। देश की सुरक्षा, अगर हम अपने देश को सुरक्षित नहीं कर सकते, बाकी सब सुविधाएं हमारे लिए बेकार हैं। बाकी पहले की सरकारें ठीक है जो उन्होंने अपने हिसाब से किया, लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब से जो आज वित्त मंत्री ने एक बजट पेश किया है, साफ संदेश दे दिया है पड़ोसी देशों को कि भारत पहले से ज़्यादा सुरक्षित है और आज वो सक्षम है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 नेबरिंग कंट्री को फेस करने के लिए भी उसके अंदर सक्षमता है। तो मैं इसके लिए उनकी तारीफ़ करूँगा। सर, पिछला बीता 1 साल अगर देखें तो वो कोरोना काल में निकला है। कोरोना काल में हर वर्ग पे मार पड़ी। लोगों को, मध्यम वर्ग की अगर बात करूं तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ ना कुछ उनको रिबेट मिलेगी टैक्स टाइम में, वो नहीं हुआ। 75 साल से जो ऊपर के आयु हैं लोग हैं, उनको बोला गया कि अब आपको टैक्स आईटी रिटर्न भरना ही नहीं। इसको किस तरीके से देखो, ऐसा है कि एक वरिष्ठ नागरिक सारा जीवन वो अपने देश को देता है, तो उसको इतना तो अधिकार है कि इस आयु में आकर के अगर वो रिटर्न बढ़ेगा, लाइन में लगेगा, सरकारी दफ्तर में जाएगा, धक्के खाएगा, तो जिस व्यक्ति ने अपना जीवन देश के प्रति समर्पित किया है, तो उसको जो इन्होंने दिया है उचित एक्शन है और इसकी काफ़ी सराहना हो रही है। मैं तो चाहता हूँ कि बल्कि 65 साल एंड अबव, जब आप वरिष्ठ नागरिक कहते हो, वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिक शब्द इस्तेमाल किया, साथ में कंडीशन लगा दी 75 वर्ष। वरिष्ठ नागरिक तो 60 साल से शुरू हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, इस साल 75 किया है, अगले साल 70 करेंगे, उससे अगले साल 65 करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो सीनियर सिटीज़न है, वरिष्ठ नागरिक हैं, वो दे डिज़र्व सम स्पेशल ट्रीटमेंट। तो मैं तो कहूँगा कि जो उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है, और अगले साल सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो उस समय उम्मीद है कि सरकार और उदारता दिखाएगी और लिबरल दिखाएगी। सर, अगर बात करें, आप भी एक औद्योगिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी भी हैं आप, तो उद्योग के लिए कितना, उद्योग जगत के लिए कितना अच्छा है ये बजट? ऐसा है जी, इंडिया के अंदर इस समय 4 इंडस्ट्री जो है वो सर्वोपरि है। ये 4 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगी। पहली इंडस्ट्री है आईटी इंडस्ट्री। ईश्वर की कृपा से भारत इस समय आईटी के अंदर नंबर 1 पे है। 500 फॉर्च्यून कंपनीज इंडिया के अंदर हैं। आईटी के अंदर हम लोग नंबर 1 पे हैं। दूसरा सेक्टर आता है हेल्थ सेक्टर। तीसरा आता है फूड इंडस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और चौथा आता है एजुकेशन, शिक्षा। तो देखो, आईटी के अंदर में ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश है। तो इस बारी फोकस कहाँ किया, 93,000 करोड़ से उठा करके 2.23 लाख करोड़ का बजट करना, 137%। बहुत बड़ा एक डिसीज़न है, क्योंकि स्वस्थ शरीर, कहते हैं जान है जहान है, हमारे प्रधानमंत्री अक्सर कहा करते हैं। तो मुझे इनकी बात अच्छी लगी कि स्वस्थ शरीर ही आगे शिक्षा ग्रहण कर सकता है, वो आगे देश के लिए काम कर सकता है, वो हमारे देश की सुरक्षा में काम कर सकता है, वो व्यापार कर सकता है, वो उद्योग कर सकता है। तो स्वच्छता और शिक्षा, तो इसमें आप देखेंगे कि शिक्षा के ऊपर भी काफ़ी बल है। जो नई शिक्षा नीति ठीक है अनाउंस हो चुकी है, लेकिन उसको कार्यान्वित करने में समय लगेगा। तो फोकस जो है बड़ा क्लियर है
कंसेप्ट बड़े क्लियर है। इतना सिंपलेस्ट बजट मैं कहता हूँ आज मुझे 50 साल तो हो गए काम करते हुए। मैंने सरकारी नौकरी भी की है, मैंने प्रांत में भी काम किया है, केंद्र सरकार में भी किया है, पब्लिक सेक्टर में भी किया है, प्राइवेट सेक्टर में किया है, आज मैं अपना उद्योग चला रहा हूँ। तो इस प्रकार का ट्रांसपेरेंट 2 घंटे बोली है हमारी वित्त मंत्री, लेकिन कितनी पारदर्शिता से, क्या डिजिटल, पेपरलेस, टनों टन पेपर, कितने पेड़ करते होंगे। देखो कई चीज़ें ना इनडायरेक्ट होती हैं। अब कोई कह रहा है जी आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, आपको क्या फ़ायदा हुआ? अरे भैया, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अगर 75,000 वेलनेस सेंटर खुलेंगे, आज इस समय इंडिया के अंदर 65% आबादी जो गांव में रहती है, उसमें से 48% तक दवाई पहुंच ही नहीं पाती है। तो ये जो वेलनेस सेंटर खुलेंगे, उससे इनडायरेक्ट प्रिंटिंग में, पैकेजिंग में, एंसिलरी इंडस्ट्री में, वेलनेस में, आयुर्वेदिक में, योगा में, इसमें उन्होंने न्यूट्रिशन पे भी जोर दिया है, इस बार उसमें पोषण पे भी जोर दिया है, इस बार उसमें प्रिवेंशन पे भी जोर दिया है और क्योर पे भी जोर दिया है। तो ये सब चीज़ों के ना, कई चीज़ें यू कांट सी ओवरनाइट, रात में आपको नहीं पता चलेगा। इनके परिणाम होंगे 1 साल के बाद, जब आप देखें किस प्रकार हमारे देश के अंदर जो ये निर्णय लिए हैं आज की डेट में, जिसको पॉलिसी डिसीजन कहते हैं, इनके परिणाम आपको मिलेंगे आफ्टर 6 months to 1 year। सर 11 बजे बजट शुरू होता है और करीब 1:45 बजे बजट खत्म हुआ। शाम होते होते तक विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि इस बजट से, आप जो प्राइवेटाइजेशन की बात करी फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि उनका ये आरोप है कि सब कुछ देश का बेच दिया जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी। इस पर क्या कहेंगे? देश का जब आप बेचते हैं, जब कोई चीज़ बाहर जाती है तो उसको बेचना कहते हैं, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसका पर्पस क्या है? देश का पैसा देश के अंदर रहना, ये समझने की कोशिश करो। दूसरी बात, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो कहीं से आएगा ना। दूसरी बात यह है कि कुछ एक पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो सरकारी उपक्रम हैं, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर उद्योगपति आकर के इन्वेस्टमेंट भी करता है और वहाँ पर अपनी एफिशिएंसी से प्रोडक्शन भी बढ़ाता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी लाता है, उसमें गलत क्या है? आज मेरी एक कंपनी है, दूसरी मैं किसी और से पार्टनरशिप करता हूँ, तीसरी किसी के साथ एमलगमेशन करता हूँ, चौथी किसी के साथ मर्जर करता हूँ, पाँचवीं मैं टेक ओवर करता हूँ। तो ये प्रोसेस इंडस्ट्री का एक, देखो अपोजिशन का काम क्या है? टू क्रिटिसाइज, हर चीज़ की आलोचना करना। अपोजिशन का काम यह है कि जो मैंने किया है उसको उल्टा बोलेंगे। तो इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो सरकार अपना काम कर रही है, अपोजिशन अपना काम कर रही है। अदरवाइज़ एक आम नागरिक के नाते यदि आप मेरे से पूछो, डिसइन्वेस्टमेंट आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपके ऊपर बर्डन डलेगा टैक्स का। भाई सरकार को पैसा तो चाहिए, सरकार जेब में तो पैसा लेने जा रही है। ये एक पहली सरकार है जिसको हम कह सकते हैं कि भाई इसमें कोई घोटाला नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्कैंडल नहीं है। तो इस सरकार को पैसा लेने के लिए आपका पैसा आपसे लेकर के आपको दे रही है। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स आपने लगाया, आपने उस उद्योग को चलाया, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हुई और उसका फ़ायदा सबको मिला। फिर आप उसकी कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, उसका सेल टैक्स देते हैं, सारे टैक्स देते हैं। तो इसमें देखो अपोजिशन अपना काम कर रही है, उनको अपना काम करने दो। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार को अपना काम करने दो। मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही संतुलित, सोची समझी चाल से ये बजट पेश किया गया है। इसके जो आम आदमी के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो गांव का वासी हो, सबको ये फ़ायदा होने वाला है। सर अभी आपने तमाम तरह के टैक्सेस बताए। एक नया कृषि सेस आया है जिससे आते ही पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही है। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सरकार किसी भी टैक्स ना लगाए, ऐसा संभव नहीं है। अगर मान लो आज उन्होंने टैरिफ पावर का बढ़ा दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाते, फिर आप में से वो सवाल पूछते। तो कई जगह सरकार की मजबूरियां होती हैं। ये बेसिकली जब आप मैनेजमेंट करते हैं ना किसी चीज़ का, क्या ना, ओनली वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। जिसने जूता पहना है उसी को पता है कि मुझे जूता कहाँ चुभ रहा है। तो इसलिए सरकार ने जो माइनर टैक्स लगाए हैं, वो पैसा भी भारत का पैसा भारत में लगेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट भी यहीं होनी है, उसके रिजल्ट भी यहीं आने हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, देखो उद्योग के ऊपर। आज वेस्ट बंगाल जैसी राज्य को उन्होंने 25,000 करोड़ रुपये सड़कों के लिए दे दिया। आसाम, तमिलनाडु, अब अपोजिशन कहेगा ये क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो ये तो देखो, देयर इज़ नो एंड टू दैट। इस प्रकार के कमेंट्स तो आपके आएंगे, लेकिन जो भी इन्होंने निर्णय लिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से, एक आज इस समय हमारी मेन समस्या क्या है?
बेरोजगार की है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा एरिया है और उद्योगीकरण एक ऐसा एरिया है, उद्योगीकरण के अंदर आपको डाटा भी मिल जाएगा भी कितनी एम्प्लॉयमेंट मिली है लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको डाटा भी नहीं मिल जाएगा। तो जो इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा नौजवान को, उसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है देश को। तो इसलिए हमें ऐसे मौके पर इस प्रकार की स्कीम के अंदर सरकार का साथ देना चाहिए, ना कि हमें अपोजिशन है ना क्रिटिसाइज़ करने के लिए, आलोचना करने के लिए। तो लेट देम डू देयर वर्क, हमें अपना काम करना है और उनको अपना काम करना है, क्योंकि उनको अपोजिशन, उनको जाके जस्टिफाई करना है अपने वोटर्स को कि देखो मैंने तो कभी आज तक किसी अपोजिशन ने तारीफ़ की किसी डिसीजन की। जब भाजपा थी अपोजिशन में तो वो भी यही काम करते थे, तो अब यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। तो इसलिए जो भी निर्णय लिए हैं, चाहे वो टैक्स का है, चाहे वो कृषि सेस है, ज़रूरी है। आज कोविड के लिए 35,000 करोड़ रुपये आपको दे दिया, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि देखिए हमारे 135 करोड़ आबादी है, मुझे लगता है ये मेरा इंडिकेशन है, ज़रूरी नहीं कि वो 50% लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, बाकी 50% लगवाएंगे। 50% के लिए 35,000 करोड़ रुपए सफिशेंट है वैक्सीनेशन के लिए। इसका मतलब यह है कि सरकार की नीयत बड़ी साफ़ है कि भी चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, ये एक महामारी जो आई है इसके निपटने के लिए सरकार खुद जिम्मेवारी ले रही है। तो 35,000 करोड़ के अंदर आराम से वो लोग इसका अपना पूरे देश का वैक्सीनेशन कर लेंगे। और जो सरप्लस कैपेसिटी है वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग की, 100 कंट्रीज़ को ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुके हैं हम। 100 देशों को ऑलरेडी, 195 देश हैं संसार में, उसमें से 100 देशों को वैक्सीनेशन, वी आर द वर्ल्ड लीडर वैक्सीनेशन के अंदर। पोलियो के अंदर वी आर द ओनली कंट्री जिसने बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ऐसे ये नई बीमारी है, तो इसलिए जो निर्णय इन्होंने लिए हैं बड़ी सोच समझ के साथ, एक नीति आयोग कोई ऑर्डिनरी बॉडी नहीं है, वहाँ बुद्धिजीवी बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बुद्धिजीवी बैठे हैं। तो इन लोगों के जो निर्णय लिए हैं मैं तो उनकी तारीफ़ करूँगा। वहीं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर समाज सेवी बोधराज सिकरी ने कहा कि राम मंदिर का रूप भव्य नहीं दिव्य होगा। शहर के अंदर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। राम के शब्द के सार को भी बोधराज सिकरी ने बखूबी रूप से बताया और कहा कि राम सबके अंदर समाये हुए हैं। देखो दो बातें हैं, मैं आपके यहाँ पर 2 शब्द काटूंगा। आपने बोला भव्य मंदिर, मंदिर कभी भी भव्य नहीं बनता है, भव्यता मकान की होती है, वो बनेगा दिव्य। दिव्य मीन्स जहाँ पर दैविक शक्ति का वास होगा। तो ये मंदिर जो है भव्य मंदिर नहीं है, ठीक है, हर जगह यही मैं आपको दोष नहीं देता, हर जगह भव्य मंदिर का ये है दिव्य मंदिर, नंबर 1। नंबर 2, इसको आप गुड़गांव से, सुशांत लोक से या हरियाणा से या भारत तक सीमित मत रखो। इसमें विश्व के लोगों की आस्था, संस्कार और संस्कृति का प्रश्न है, कितने वर्षों की लगन और मेहनत का प्रश्न है। तो इसलिए जो शहर के अंदर शोभा यात्रा, ये सांकेतिक वो है। आप पहले तो राम के मीनिंग को समझो। राम क्या है? राम रमयति, जो सबके अंदर समाया है वो राम है। जो आप मर्यादा पुरुषोत्तम देख रहे हो ना शारीरिक रूप से, वो राम नहीं है। जो ब्रह्म तत्व आपके अंदर है मेरे अंदर है, जो राम तत्व आपके अंदर है मेरे अंदर है, जो कृष्ण तत्व आपके अंदर है मेरे अंदर है, वो है राम। पहली बात तो। दूसरी बात, तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में बोला है, सिया राम मैं सब जग जानी, हे सिया हे सीता, सारे संसार को राम मैं जानो। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। किसको प्रणाम करता हूँ? कौन से राम को? जो सबके अंदर समाया है। मैं उन दोनों हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करता हूँ। आगे बड़ा सुंदर लिखा है, राम नाम सुंदर कर तारी। राम क्या है? कर बोलते हाथ को, तारी बोलते ताली को। जब आप हाथ से ताली बजाते हैं तो पक्षी सामने बैठा उड़ जाता है। इस प्रकार राम के नाम के उच्चारण करने से आपके अंदर जो संशय रूपी विहग, विहग कहते हैं पक्षी को, वो उड़ जाता है। कहते हैं राम नाम सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। जिस व्यक्ति को सत्य का संग है उसको ही राम कथा अच्छी लगेगी, उसको ही राम अच्छा लगेंगे। तो ये हमारी आस्था का है, ये हमारे पूर्वजों के सपने का है, जो एक वर्ग विशेष ने हमारे हिंदुओं के साथ या हमारी सभ्यता के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारी शिक्षा के साथ छेड़खानी किया है। उस सपने को साकार करने का एक शुभ अवसर आया है। हमारे यहाँ देश में ऐसे ऐसे संपन्न लोग हैं, एक व्यक्ति ही मंदिर बना सकता है, लेकिन जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं,
संस्थापक हैं वो ये नहीं कह रहे कि एक ही व्यक्ति से लो, चाहे 10 रुपये लो, चाहे 1 ईंट लो। सवाल ये है कि जब इतने बड़े यज्ञ के अंदर आपकी भी आहुति डली होगी। आज मैं आपसे बोलूं कि आप सुमित जी अपनी नेक कमाई में से 100 रुपये दे दो, मुझे मालूम है कि आपके जैसा व्यक्ति 500 रुपये निकालेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मन के अंदर आपके भी संस्कार जो छुपे हुए हैं वो अंकुरित हो जाएंगे। तो ये है आस्था का। शोभा यात्रा का मतलब क्या है? जागरूकता, अवेयरनेस। जो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी है, ठीक है, हमारी पीढ़ी में हमने राम को अच्छी तरह से समझा है, हमारे पूर्वजों ने हमारे से भी अच्छा समझा है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है जो थोड़ी सी भट्ट से विचलित हो गई थी, उसको इकट्ठा करने के लिए शोभा यात्रा का उद्देश्य यही है कि लोगों के अंदर जागरूकता, और जो हमारा आज का युवा है उसको राम के प्रति, वास्तविक राम कि राम कौन से है ये, उसके प्रति जानकारी देना। तो इस निमित्त ये जो इतना बड़ा महान यज्ञ है और ईश्वरी कार्य ईश्वर खुद कर रहा है, इसमें मैं और आप क्या करेंगे? मैं तो चाहूँगा कि भाई इसमें इवन हर जाति का, हर आयु का, हर फाइनेंशियल स्टेटस का व्यक्ति इसमें आहुति डाले, अवश्य डाले, ताकि आने वाले दिनों में उसके मन में रहेगा यार इतना दिव्य मंदिर बना था, उसमें मेरा भी सहयोग है। तो ये है राम। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।